नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए कहानी का दूसरा भाग। कहानी का पहला भाग यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी का पहला भाग देख लें। तभी यह कहानी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। कहानी का शीर्षक है बहू के घर से जाने पर। सास ससुर पूरी सब्जी और हलवा बनाकर खा रहे थे कि अचानक हुई दस्तक। दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सास और ससुर डर के मारे कांपने लगे। आखिर कौन था दरवाजे पर? अब धीरे धीरे समय बीतता रहा और प्रेमलता जी की बहू मिष्ठी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। और इधर प्रेमलता जी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब उनकी बहू और उनके पोते दोनों को उनकी ख़ास देखभाल की ज़रूरत थी। अब ऐसे में भला बच्चों का ट्यूशन देखती या अपनी बहू और पोते का ख्याल रखती। इसीलिए उन्होंने यह फैसला लिया और अब पूरा ध्यान केवल अपने परिवार पर केंद्रित कर दिया। अब तो बस दिन रात अपनी बहू और अपने पोते का ही ध्यान रखती थीं। उसके खाने के लिए उन्होंने देसी घी के लड्डू, बर्फ़ी और न जाने कितने व्यंजन बनाए। नहाने के लिए उसे गर्म पानी करके खुद नहाने में उसकी मदद कराती, कपड़े निकाल कर बाथरूम में तैयार रखती। हर बात का इतना ख्याल रख रही थी वो। और उनकी बहू, वह अपनी सास के इस बर्ताव से वाकई बहुत खुश भी थी। अब क्योंकि 1.25 महीने तक उसके घर वालों ने यानी उसकी सास ने उसे खाट से उठकर कोई काम न करने दिया और इस बात से वह भी बहुत खुश थी। लेकिन 1.25 महीने बाद जब मिष्ठी थोड़ा उठने बैठने लगी तो उसने नोटिस किया कि पिछले काफ़ी समय से उसकी सास के पास ट्यूशन के बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो एक दिन उसने अपनी सास से दोपहर में बैठकर जब वह बातें कर रही थी तो पूछने लगी कि माँ जी, आपने बच्चों को छुट्टी दे दी है क्या? क्योंकि कई दिन से बच्चे नहीं आ रहे। कहीं गए हैं क्या वे लोग, या फिर क्या बात है जो वे नहीं आ रहे? तब प्रेमलता जी ने कहा कि बेटा, अब मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया है। क्या? अपनी सास की बात सुनते ही मिष्टी के मुंह से तपाक से निकला, लेकिन क्यों माँ जी, आपने उनका ट्यूशन बंद क्यों कर दिया? इस पर मुस्कुराती हुई प्रेमलता जी बोली कि बेटा, मेरे लिए मेरे किसी भी काम से ज़्यादा ज़रूरी तो तुम दोनों हो। अब जब तुम दोनों को यहाँ मेरी ज़रूरत थी तो ऐसे में मैं अपने कामों को लेकर भला कैसे बैठ सकती थी? मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इस बात पर मिष्ठी बोली, लेकिन माँ जी, आपको ट्यूशन छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम बच्चों के लिए तो समय निकाल ही सकती थी आप। इस पर वे कहने लगी, बेटा, अगर समय निकाल पाती तो ज़रूर निकाल लेती, पर मुझे तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे कोई भी गलती हो जाए जिसका खामियाजा तुम्हें ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। तुम्हें पता है बेटा, यही एक ऐसा समय होता है जब एक औरत को बहुत ख़ास ख्याल की ज़रूरत होती है। अगर ढंग से ख्याल ना रखा जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। इस बात पर मिष्ठी को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसने अभी अपनी सास से बात बिगाड़ी तो क्या पता उसकी सास इतनी सेवा पानी करे या ना करे जितनी पिछले 1.25 महीने से कर रही है। बस यही सोचकर वह चुप रह गई। तब तो वह यह सोचकर चुप रह रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि आखिर अपनी सास से बात कैसे करे। इस बारे में फिर उसके दिमाग में आया कि वह इस बारे में तरुण से बात करे। और शाम को जब तरुण काम से वापस लौटा तो मिष्ठी ने तरुण से इस बारे में बात की और उससे कहा, तरुण, मुझे तो आज ही पता चला कि माँ जी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया है। तब तरुण बोला कि जब मुन्ना हुआ था तब मैंने और पापा ने तो कितना मना किया कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी बहन को बुला लेंगे। लेकिन जब तुम्हारी बहन ने भी कहा कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह यहाँ महीने भर तक रह सके, तब माँ को सबसे अच्छा उपाय उन्हें यही लगा कि किसी और से क्यों ही पूछ रही हैं। क्या वे अपने पोते और अपनी बहू के लिए अपने काम नहीं छोड़ सकती?
मैंने और पापा ने तो आया रखने के लिए भी कहा, लेकिन माँ ने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि जब हमारी दीदी का बेटा हुआ था तब वहाँ पर मैंने आया को काम करते देखा था। बस थोड़ा बहुत कर देंगी और फिर पूरे दिन बैठी रहेंगी। इसीलिए माँ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से ध्यान रख लूँगी अपने पोते और बहू का। मेरे लिए काम ज़रूरी नहीं है, बच्चे ज़रूरी हैं। कितना समझाने के बाद भी उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और तुम दोनों की खातिरदारी में लग गईं। यह कहता कहता तरुण हंसने लगा और बोला, माँ भी ना माँ ही है। सच में आज भी उन्हें मुझसे ही नहीं, मेरी औलाद से भी उतना ही प्यार है। सब काम छोड़ छाड़ कर लग गई ना तुम्हारी खातिरदारी में। तरुण की यह बात सुनकर जवाब में मिस्ठी बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी माँ ने पता नहीं कौन सा इनाम का काम कर दिया। अरे पहले तो जब मैं इस घर में आई तो मेरा बहाना बनाकर इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, और अब जब मेरा बेटा हुआ है तो इन्होंने इसके बहाने से ट्यूशन पढ़ाने वाला काम भी छोड़ दिया। जो बच्चे घर पर ट्यूशन पढ़ने आते थे उन्हें भी मना कर दिया। अरे इतना तो कर ही सकती थी ना, कौन से 24 घंटे ये मेरे पास ही बैठी रहती थी, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का समय भी नहीं निकाल पाती थी। मिस्ठी की यह बात सुनकर तरुण थोड़ा चौंक गया और बोला, मिस्ठी यह तुम किस तरह से बात कर रही हो और इतनी नाराज़ किस बात से हो? कुछ हुआ है क्या? तब वह बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे तुम्हारी माँ को घर में 2 पैसे आते हुए दिखाई दें तो बुरे लगते हैं क्या? क्या ज़रूरत है बच्चों का ट्यूशन बंद करने की? इस पर तरुण बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? यहाँ माँ ने तुम्हारे और मुन्ना के लिए अपना स्कूल और ट्यूशन सब छोड़ रखा है, और तुम हो कि तुम्हें उनका प्यार उनकी परवाह दिखाई ही नहीं देती। इस पर मिस्ठी बोली, हाँ हाँ नहीं दिखती, तुम ही देखो अपनी माँ का प्यार और उनकी परवाह, मुझे नहीं देखनी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, बस अपनी माँ के पल्लू से बंधकर बैठे रहा करो। अरे यह नहीं सोचा एक बार भी कि थोड़े बहुत दिनों में बहू नॉर्मल हो जाएगी। अब तो मैं घर के काम संभाल लिया करूँगी, कौन सा अकेले उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। इस पर तरुण बोला, मिस्ठी स्कूल में पढ़ाना या ना पढ़ाना माँ की मर्जी है। घर पर बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं या नहीं पढ़ाना चाहती, यह भी उनकी मर्जी है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। और जहाँ तक बात रही टाइम निकालने की, तो तुम तो बिस्तर में लेटी रहती थीं। मैंने देखा है माँ को, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन एक पैर पर खड़े रहती थीं तुम्हारे लिए। और फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी देखभाल की है माँ ने तुम्हारी? मुन्ना रात रात भर जागकर रोता रहता था और माँ उसे खिलाती थी। तुम तो आराम से सोती रहती थीं, लेकिन फिर भी सुबह उठकर माँ सारा काम खुद ही करती थीं। उन्होंने तुमसे तो कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें परेशानी क्या है। घर के काम सारे वह संभाल रही हैं, तुम्हें संभाल रही हैं, मुन्ने को संभाल रही हैं, फिर भी तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इस बारे में तुमसे और कोई बहस करनी ही नहीं है। और हाँ, दोबारा इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इतना कहता हुआ तरुण कमरे से बाहर चला गया और अपनी माँ से अपने बेटे को लेकर खिलाने लगा। इतनी देर में उसने उसे खिलाया, इतनी देर में प्रेमलता जी ने सबके लिए खाना लगा दिया और आवाज़ देकर सबको बुलाया। इधर मिस्ठी खाना खाने पहुँच गई। सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और मिस्ठी और उसका पति मुन्ने को लेकर अब कमरे में आ गई और आराम से सो गई। अगली सुबह प्रेमलता जी उठी तो उन्होंने देखा कि मिस्ठी टाइम से उठ गई और उसने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया और बोली, माँ जी मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, आप सब बैठकर साथ में नाश्ता कर लीजिए। इधर सुभाष जी भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभी तक मुन्ना सोया हुआ था और वे चारों डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे और सुभाष जी और उनका बेटा दोनों ऑफिस के लिए निकल गए।
अब प्रेमलता जी ने अपनी बहू को कहा कि बेटा, सुबह से तूने बहुत काम कर लिया, अब जाकर आराम कर ले, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। इस पर मिष्टी ने अपनी सास से कहा कि माँ जी कोई बात नहीं, काम मैं कर लेती हूँ, आप अपने काम देख लीजिए। पहले ही आप मेरी वजह से अपना बहुत नुकसान कर चुकी हैं। पहले तो मेरी वजह से आपका स्कूल छूट गया और अब फिर से मेरी वजह से ही आप अपना ट्यूशन भी छोड़ रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी जाइए और जाकर आप उन बच्चों से और उनके मम्मी पापा से कह दीजिएगा कि आप उन्हें वापस से ट्यूशन पढ़ाने लग जाएंगी, बल्कि हो सके तो आप स्कूल भी ज्वाइन कर ही लीजिए। मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। प्रेमलता जी ने मना भी किया, लेकिन वह बोली कि कोई बात नहीं, वहाँ 4 लोगों के बीच में बैठकर आपका समय भी कट जाएगा। तो प्रेमलता जी ने बहू की बात मानकर कहा कि चलो मैं कल बात करके आती हूँ। इस पर मिष्टी भी खुश हो गई और बोली कि ठीक है मम्मी जी, आप कल स्कूल में और ट्यूशन वाले बच्चों के यहाँ दोनों जगह पता कर लेना। फिर से अगले दिन मिष्टी ने घर का सारा काम संभाला, नाश्ता, खाना पीना सब, जिसमें प्रेमलता जी ने उसकी मदद की। लेकिन मिष्टी तो उनकी मदद भी नहीं लेना चाह रही थी। पर प्रेमलता जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि वह बैठी रहें और उनकी बहू काम करती रहे, इसीलिए वे तो उसकी मदद करने लग गईं। अब दोपहर में जब वे स्कूल में बात करके आईं तो उसके बाद थोड़ी देर आराम करने लगीं। शाम में तो उनका बेटा और उनके पति दोनों घर आ गए। प्रेमलता जी ने घर का काम निपटाया, खाना पीना बनाया और सबके लिए निकाल कर रख दिया। हालांकि मिष्टी ने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा से काम किया, क्योंकि इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। उनकी बहू को कहीं सर्दी न लग जाए, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि वह पानी में भीगे या ज़्यादा काम करे। इधर उसे आराम देने के लिए उन्होंने सारा काम निपटाया और अगले दिन दोपहर में फिर से जब वे दोनों काम निपटा कर बैठीं तो मिष्टी ने उनसे पूछा कि आपने स्कूल जाना शुरू नहीं किया माँ जी? तो प्रेमलता जी ने बताया कि बेटा, स्कूल वालों ने तो कोई और दूसरा टीचर रख रखा है, अब वहाँ पर उन्हें ज़रूरत नहीं है। और ट्यूशन वाले बच्चों के माँ बाप से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चों का ट्यूशन कुछ दिन पहले ही दूसरे टीचर के पास लगा लिया है। पहले तो उन्होंने मेरा इंतज़ार भी किया, लेकिन बच्चों के पेपर पास आने वाले थे ना, इसीलिए उन्होंने दूसरी जगह टीचर के पास उनका ट्यूशन लगवा दिया है। तो फिर अपने बच्चों का ट्यूशन वहाँ से इतनी जल्दी कैसे छुटा सकते हैं? इसीलिए फ़िलहाल तो मैं घर पर ही रहूँगी बेटा। इस पर मिष्टी का व्यवहार बदल गया और बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे। अरे मम्मी जी, कम से कम इतना तो सोच लेती कि ट्यूशन बंद करवा देंगी तो ये बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन लगा ही लेंगे। 1 घंटे का टाइम निकाल कर नहीं पढ़ा सकती क्या आप? लेकिन नहीं, आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी ट्यूशन पढ़ाने की? घर में बैठे बैठे सब कुछ आ ही जाता है। मिष्टी की इन बातों को सुनकर प्रेमलता जी को बहुत बुरा लगा और बोली, बहू यह किस तरह से बात कर रही हो? ठीक तो हो ना तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर लगता है माँ जी कि दिन पर दिन आपका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप दिन पर दिन हमारे खर्चे अब बढ़ेंगे ही, इतनी तो बड़ी आप भी हैं, आपको इतना तो सोचना चाहिए। जब परिवार में कोई बच्चा आए या घर में कोई मेहमान रहने के लिए आ जाए तो घर के खर्चे बढ़ते ही हैं, लेकिन नहीं, आपने तो उल्टा ही किया। जब तक घर में मैं नहीं थी तब तक तो आप स्कूल भी जाती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेकिन जैसे ही मैं आई आपने स्कूल छोड़ दिया, जबकि आपको यह सोचना चाहिए था कि परिवार में खर्चा बढ़ा है। लेकिन नहीं, आपको तो अपना आराम देखना था। और अब जब से मुन्ना हुआ है आपको उसका बहाना मिल गया तो आपने ट्यूशन भी छोड़ दिया। पता नहीं आपका दिमाग कहाँ है? सचमुच बुढ़ापे में अकल इतनी ख़राब हो जाती है क्या? आप लोग तो खैर छोड़िए, अब आपसे क्या ही कहूँ, वरना खामोखा
अपने बेटे के सामने मुझे बुरा बना देंगी। आपसे तो बात ही करनी बेकार है। इतना कहकर मिष्टी गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई और अगली सुबह से मिष्टी ने सर्दी लगने का बहाना करके घर का कोई काम नहीं किया। और इस बात से प्रेमलता जी को कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि काम तो वे कर सकती थीं। परेशानी तो इस बात की थी कि उनकी अपनी बहू उनसे नाराज़ थी और उनसे बात तक नहीं कर रही, और यह बात उन्हें बहुत बुरी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, दरअसल शुरुआत में हमारी ज़रूरत थी, लेकिन फिर मैं घर पर अकेली ही तो बैठी रहती थी, इसीलिए मैंने स्कूल जाना जारी रखा था। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अभी पढ़ाना चाहिए तो ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ, क्योंकि अपने यहाँ स्कूल तो बहुत है, यहाँ नहीं तो कहीं और बात कर लूँगी। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे ऐसे नाराज़ मत हो। घर में हम 2 ही तो लोग हैं, अगर हम भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। अपनी सास की इस बात पर मिष्टी ने उदास होते हुए कहा, ठीक है माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं बस परिवार का सोचकर ही कह रही थी, मुझे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। मिष्टी की बात सुनकर प्रेमलता जी ने भी उसे माफ़ कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी कहा वह अपने बारे में सोचकर थोड़ी कहा, परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। और तुम्हारी बात पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है ना। तुमने जो भी कहा बेटा बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह सब तो मुझे तुमसे कहने से पहले ही सोचना चाहिए था। चलो अब छोड़ो, कल से मैं जाकर बात करती हूँ कहीं पर। इस पर मिष्टी भी खुश हो गई और उनके गले लग गई और बोली, हाँ, और मैं आपके लिए अच्छा खाना बना कर दिया करूँगी। दरअसल ठीक ठाक पैसे कमा लिया करती थी वे, क्योंकि एक तो वह शहर का माहौल, ऊपर से छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस तो आप जानते ही हैं, और कुछ भी ना तो प्रेमलता जी के पास कम से कम 20-25 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, और उन्हें स्कूल से भी लगभग 7,000 रुपये तो मिल ही जाते थे। तो मिष्टी को अच्छे से पता था कि उसकी सास घर बैठे भी खाली ट्यूशन से ही 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाती हैं। और ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी सास को कोई कोचिंग सेंटर खुलवा दे, या फिर उन्हें सजेस्ट करें कि वे बच्चों को 2 बैचेस में पढ़ाना शुरू करें। और उसने कहा भी। अब अपनी बहुरानी की बात मानकर प्रेमलता जी ने स्कूल में वापस पढ़ाना शुरू कर दिया, और इस स्कूल में उनकी तनख्वाह 12,000 रुपये थी। साथ ही ट्यूशन के लिए बच्चे भी बहुत हो गए, कुछ तो उन्हें पुराने बच्चे ही मिल गए और कुछ अब उनके नए स्कूल के बच्चे और जुड़ गए थे। तो इसीलिए प्रेमलता जी ने कुछ बच्चों को मना कर दिया, लेकिन उनकी बहू ने जब उनसे कहा कि वह 2 बैच में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करें, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, जैसा तुम कहो बेटा। उन्होंने 2 बैचेस में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और ऐसे ही घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सास बहू की भी ठीक ठाक बन रही थी, और अब धीरे धीरे मिष्टी ने अपनी सास के पैसे ऐंठने के लिए योजना बनानी शुरू की। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी सास से उनके कमाए हुए पैसों से अपने लिए कुछ महंगे महंगे तोहफे खरीदवाए। एक दिन वह अपनी सास के साथ अपनी माँ के यहाँ गई, और वहीं पर उसकी एक चचेरी बहन और उसकी सास भी आई हुई थी। जब वह उनसे मिले तो उसकी चचेरी बहन उसकी सास के सामने ही मिष्टी से कहने लगी, और मिष्टी, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? मिष्टी ने कहा कि सब बढ़िया हैं। तो वह मिष्टी के सामने अपने ससुराल की डींगे हाँकने लगी और अपने गहने दिखाती हुई बोली, देख, यह मुझे मेरी सास ने मेरे बेटे के जन्म पर दिए थे। इतना पैसा लुटाते हैं मेरे ऊपर जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे ससुराल वालों ने शादी पर जो दिया वह तो अलग है, मेरे बेटे के होने पर भी मेरी सास तो पहले से ही मेरे ऊपर इतना पैसा उड़ाया कि बस पूछो ही मत। तेरा भी तो बेटा हुआ था, तो तेरी सास ने तुझे क्या दिया? यह बात सुनकर मिष्टी के साथ साथ प्रेमलता जी को भी बहुत बेइज्जती महसूस हुई, और अब मिष्टी ने झूठ बोला
कि मेरी सास ने भी मुझे बहुत सारे गहने बनवाए थे, जितने तेरे हैं इससे भी ज़्यादा। लेकिन अब क्या करें, आज मेरे पति के पास समय नहीं था, इसीलिए वह हमें गाड़ी से लेकर नहीं आए, तो इसीलिए मैं गहने पहन कर नहीं आई। पता नहीं घर के बाहर कौन कैसा इंसान मिल जाए। कभी घर आएगी तो तुझे ज़रूर दिखाऊंगी। इस बात पर प्रेमलता जी बहुत खुश हुई थीं कि मेरी बहू ने घर की इज्जत रख ली। लेकिन प्रेमलता जी को मन ही मन बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने पोते के जन्म पर अपनी बहू को कोई ऐसी ख़ास चीज़ तोहफे में नहीं दी। इसीलिए जब वे लोग घर वापस आए तो प्रेमलता जी ने अपनी जमा पूंजी से अपनी बहू के लिए बहुत सारे गहने जेवर बनवाए और उसे तोहफे के रूप में दे दिए, जिन्हें पाकर मिष्टी भी बहुत खुश हुई। आखिरकार प्यार प्यार में उसने अपना सारा काम जो करवा लिया था, जो वह चाहती थी, आखिरकार वह तो उसे मिल ही चुका था। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ मिष्टी को एक और बच्चा हो गया और अभी तक तो वह घर का काम संभाल लिया करती थी और उसकी सास वह स्कूल और ट्यूशन के बच्चों का काम संभाल लेती थी। बच्चे कुछ समय में थोड़ी बहुत मदद करवा देती, लेकिन उनकी बहू ने उनके ऊपर घर के काम का कोई जोर नहीं डाला था। लेकिन अब जब उसका दूसरा बच्चा हो गया तो मिष्टी ने अपनी सास पर घर का काम करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें जितना भी समय मिलता उतने समय में तो वह उसकी मदद करवाया ही करती थी। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और बढ़ती उम्र के साथ साथ इतना ज़्यादा दबाव लेने के कारण एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अब वह अक्सर ही ऐसी ही रहने लगी। तो उनके बेटे यानी तरुण ने कहा कि माँ, आपको इतनी जिम्मेदारियाँ सर पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा और मैं तो हैं ही। या तो आपका अगर मन करता है तो आप सिर्फ स्कूल में पढ़ा लीजिए, या फिर स्कूल छोड़कर आप बच्चों को ट्यूशन ही देना शुरू कर दीजिए बस, और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, वरना तो ऐसे तो आप और कमज़ोर होती चली जाएंगी। बेटे की बात सुनकर उन्हें भी एहसास हुआ कि सचमुच उनके शरीर में बहुत कमज़ोरी है। स्कूल में उन्होंने पढ़ाने जाना बंद कर दिया और अब केवल ट्यूशन पढ़ाने लगी। लेकिन यह बात उनकी बहू को पसंद नहीं आई। उसे तो अपनी सास से पैसे भी चाहिए थे और घर के काम भी। फिर से ऐसा ही बर्ताव करने लगी जैसा पहले उनसे बर्ताव किया था। अपनी बहू का यह रूप प्रेमलता जी देख चुकी थी पहले भी, और उन्होंने उससे कहा, बहू, जब तुम मेरी उम्र पर आओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। कम से कम कुछ नहीं तो मेरी उम्र का ही लिहाज कर लो। यहाँ तुम्हारे बच्चे भी 8 साल के होने को आए और तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं ऐसे ही कमाती रहूँगी। मेरे बस का नहीं है, और वैसे भी मेरे पति और मेरा बेटा दोनों ही कमा रहे हैं, तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बेटे ने मुझे साफ मना किया है, तो मैं अब स्कूल भी नहीं जाऊंगी। इस बात पर बहस होने लगी। पहले की तरह उन दोनों की अब नहीं बनती थी, लेकिन प्रेमलता जी ने भी इस बात को ज़्यादा महत्व देना उचित नहीं समझा। आखिर उनकी भी उम्र ढल रही थी, वह कब तक ऐसे ही काम करती रहती। और फिर उन्हें स्कूल पढ़ाने का कोई शौक़ थोड़े ही ना था। वह तो पहले मजबूरी, फिर अकेलापन और फिर बहू के कहने के कारण पढ़ाना शुरू किया था। और अब जब उनके बेटे ने मना कर दिया और शरीर ने भी साथ छोड़ दिया, तो भला वह क्यों ही अपने शरीर को खामोखा कष्ट देने लगी। इसीलिए उन्होंने पढ़ाने जाना छोड़ दिया था और केवल ट्यूशन ही पढ़ाने लगी थी। बहुरानी का बदलता व्यवहार वह नोटिस कर रही थी, लेकिन अपने पोते पोतियों के साथ खुश रहते थोड़े समय बोलती 2-4 साल और बीतते गए और मिष्टी घर के काम को लेकर चिक चिक करने लगी। तो प्रेमलता जी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया और अपनी बहू के साथ हाथ बटाने लगी। लेकिन बहुरानी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मजबूर थी। पति और ससुर के सामने ज़्यादा कह नहीं सकती थी, इसीलिए उनकी गैर हाजिरी में
अपनी सास पर ताने कसती रहती, लेकिन बस अब उसके ताने सहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि मिष्टी, बेटा तेरी परेशानी क्या है? घर में खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर तू हमेशा ही मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? अगर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करती काम। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं है। कभी मैंने भी तुझसे कहा है क्या कि तू भी कोई काम कर ले? मैं तो तुझसे कभी नहीं कहती। इस बात का मिष्टी को बहुत बुरा लग गया और शाम को अपने पति के आने पर कहने लगी कि तरुण, आज माँ ने मुझे काम न करने को लेकर ताने सुनाए हैं। क्या मैं यहाँ पर फ्री की रोटियाँ खा रही हूँ? और भी न जाने क्या क्या कहने लगी। तरुण को रो रो कर दिखाने लगी। तरुण को भी यह बात बेकार लगी, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या आपने मिष्टी से यह सब कहा था? तो प्रेमलता जी ने आखिरकार उसे पूरी बात समझा दी कि पिछली बार जब मैंने स्कूल और ट्यूशन छोड़ा था तब भी इसने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया, लेकिन तब मैंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया कि चलो ठीक ही है। लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है बेटा कि मैं घर के काम भी दिखलाऊं और फिर बाहर के काम भी कर सकूं। मेरे बस का नहीं है बेटा इतना सब। क्या तू नहीं जानता कि मैं वैसे भी कितनी परेशान हूँ अपने शरीर से? और अब तो धीरे धीरे बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेती। तरुण अपनी माँ की बात अच्छे से समझता था, इसीलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं माँ, मैं उसे समझा दूंगा, आप परेशान ना हो। समझाने की कोशिश की तो वह उल्टा बोलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आया और तरुण बोल पड़ा, मिष्टी, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम खुद काम क्यों नहीं कर लेती? माँ के बस का नहीं है, वह नहीं कर सकती। और फिर तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अगर तुम्हें खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की या किसी भी चीज़ की कोई कमी लग रही है तो बताओ मुझे। इस पर मिष्टी चुप लगा गई। कहती भी क्या, उसके घर में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह तो ठहरी लालची किस्म की। उसे घर में बैठे अपनी सास बहुत बुरी दिखाई देती थी, लेकिन पति के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब तक तो वह अपनी सास से ही दिमाग मारती रहती थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ उसके बच्चे तो बड़े हो रहे थे ना। लेकिन सुभाष जी और प्रेमलता जी की उम्र दिन पर दिन ढल रही थी और इसीलिए सुभाष जी ने भी अब काम पर जाना छोड़ दिया। अब उनका पोता 10वीं क्लास में आ गया, क्योंकि अब रोज़ इतनी दूर आना जाना उनके बस का भी नहीं था। और तरुण को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपने मम्मी पापा से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब से सुभाष जी घर पर बैठे तब से तो उनकी बहुरानी ने बिल्कुल हद करके रख दी। पहले तो सिर्फ सास तक सीमित थी, लेकिन अब अपने ससुर को भी कुछ न समझती, क्योंकि अब तो उसके ससुर भी कमा नहीं रहे थे और ना ही उसकी सास कुछ कर रही थी। हालांकि प्रेमलता जी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाया करती और घर के सदस्य होने के नाते घर में होने वाले जो भी काम होते हैं, सास ससुर घर के और बाहर के कामों में अपनी बहू की पूरी सहायता करते। प्रेमलता जी सब्जी काट कर, आटा गूंथ कर, कपड़े धो देती घर के, कभी कुछ और काम करवा देती। और सुभाष जी बाजार से सब्जियां लाना हो, सामान लाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना हो, वे ऐसे काम देख लिया करते थे। लेकिन इतने पर भी उसे संतुष्टि नहीं थी। वह अपने सास ससुर को बहुत परेशान रखने लगी थी। अब वे दोनों कई बार सोचते तो थे कि अपनी बहू की इन हरकतों के बारे में अपने बेटे से बात करें, लेकिन वह क्या ही कहते। पहले ही वह कई बार कह चुके थे और जब भी वह कहती तभी तरुण मिष्टी से कुछ न कुछ कहता था और उन दोनों के बीच में उस बात को लेकर तू मैं हो जाती, जिसके कारण उन दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते कि हमारे कारण हमारे ही बच्चों में दूरियां बन जाती हैं। फिर उन दोनों ने कुछ भी कहना छोड़ ही दिया और सोचने लगे कि अब जैसे भी इतनी उम्र कट गई, कुछ और साल की ज़िंदगी है, क्या पता कि कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। बस
अपने बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलना अब ठीक नहीं है, इसीलिए वे दोनों चुपचाप सब कुछ सहने लगे। तो दोस्तों, यह है कहानी का दूसरा भाग। कहानी का तीसरा और अंतिम भाग कल इसी चैनल पर इसी समय पर अपलोड कर दिया जाएगा। कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और आखिरी भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल कहानी के दूसरे भाग के साथ इसी समय पर इसी चैनल पर। तो आज के लिए दीजिए मुझे विदा। अब मिलूंगी आपसे कल इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।